तो मित्रों, अब मैं आपको एक नए आंदोलन की जानकारी देने जा रहा हूँ। भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से एक प्रश्न खड़ा होता है, खिलाफत आंदोलन के बारे में जो है विस्तार से समझाइए, या खिलाफत आंदोलन के बारे में एक टिप्पणी लिखिए। तो खिलाफत आंदोलन भी जो है बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था और मतलब एक सांप्रदायिक एकता का भी उदाहरण है। सांप्रदायिक जो सद्भाव है वो खिलाफत आंदोलन में देखने को मिलता है मित्रों। तो हो जाइए तैयार, स्टडी विद कवि बंधु सर, और अंधेरे को मात देते हुए और हर एक आंगन को रोशनी का वादा करते हुए तैयार हो जाइए। जब हम चमकेंगे तो युग चमकेगा, लेकिन इसके लिए जो है बातों से विजय प्राप्त नहीं होगी, हमें धरातल पर मेहनत करनी होगी, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। तो हो जाइए तैयार साथियों, मुझे आशा है कि आप लोगों के ये कंसेप्ट समझ में आएगा। तो लीजिए, खिलाफत आंदोलन क्या है। खिलाफत आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के ओटोमन साम्राज्य की पराजय व अंग्रेजों के द्वारा मुस्लिमों के धर्मगुरु तुर्की के सुल्तान का अपमान किया गया। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था मित्रों। प्रथम विश्व युद्ध कब चल रहा था? 1914, 1914 में चल रहा था। तो 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो तुर्की का जो है ओटोमन साम्राज्य, उसकी पराजय हुई। और तुर्की का ओटोमन साम्राज्य जो है कौन से धर्म समुदाय से संबंधित था? मुस्लिम धर्म समुदाय से संबंधित था। तुर्की का पूरा ओटोमन साम्राज्य जो है मुस्लिम धर्म समुदाय से संबंधित था। और तुर्की के सुल्तान थे जिनकी पराजय हो चुकी थी प्रथम विश्व युद्ध में। और उनकी पराजय तो हुई जो हुई, ब्रिटिश सरकार ने, अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान का अपमान अलग कर दिया। और जो तुर्की के सुल्तान थे उनको पूरे विश्व के जो मुस्लिम जो है अपना आध्यात्मिक नेता मानते थे, धर्म गुरु मानते थे। और मुस्लिम ये कैसे सहन करते कि अंग्रेजों के द्वारा उनके धर्म गुरु का, उनके आध्यात्मिक नेता का अपमान कर दिया जाए, और मुस्लिम जो शांत बैठे रहे। तो इस प्रकार से जो है अंग्रेजों का विरोध करने के लिए मुस्लिमों के हृदय में आग जो है भड़क उठी। अब होता क्या आगे, तुर्की के सुल्तान के अपमान से विश्व भर के मुसलमानों में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध भड़क उठा। और मार्च 1919 में भारत के मुंबई में मोहम्मद अली व शौकत अली ने अंग्रेजों के खिलाफ खिलाफत समिति का गठन किया। जब पूरे विश्व में जो है तुर्की के सुल्तान के सम्मान में हड़तालें की गई, आंदोलन शुरू की गए, सारे विश्व के मुस्लिम जब नाराज हो गए, तो भारत क्यों पीछे हटेगा? भारत के मुसलमान क्यों पीछे रहेंगे? वो अपने धर्म गुरु का या अपने आध्यात्मिक गुरु का अपमान क्यों सहन करेंगे? तो भारतीय मुसलमानों ने भी जो है खिलाफत समिति का गठन किया, जिसमें प्रमुख नेता थे शौकत अली व मोहम्मद अली। इन्होंने भारत के मुंबई में खिलाफत समिति का गठन किया मित्रों। अब महात्मा गांधी जी ने जो है मौके पर चौका मार दिया। उन्होंने सोचा कि भारत को एक करके अगर अंग्रेजों को भगाना है तो हमें मुस्लिमों के भी साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो उसी वक्त जैसे ही भारत में मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा खिलाफत समिति का गठन मुंबई में हुआ, तो उस खिलाफत समिति का समर्थन जो है महात्मा गांधी ने किया। महात्मा गांधी ने भी इस समिति का समर्थन किया। महात्मा गांधी ने भी समर्थन किया। अब जब महात्मा गांधी जी ने खिलाफत समिति का समर्थन किया, तो सारे जो है मुस्लिम भाई जो है भारत देश के अ, हिंदुओं के प्रति सहानुभूति जताने लगे, धन्यवाद बोलने लगे, और उनके मन में एक बात जो है बैठ गई कि हाँ चलो यार, हमारे धर्म गुरु का अपमान हुआ है, तो भारत की अन्य समाज या भारत के अन्य धर्म भी जो है हमारा समर्थन कर रहे हैं। इससे जो है हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला। और इसका फायदा कहाँ देखने को मिला मित्रों? इसका फायदा देखना, सितंबर 1920 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अन्य नेताओं को भी खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने को कहा। क्या कहा? कांग्रेस के अन्य नेताओं को भी कहा कि तुम भी आओ और हमारे मुस्लिम भाइयों का साथ दो, खिलाफत समिति का समर्थन करो और अंग्रेज सरकार का विरोध करो, अंग्रेजों का विरोध करो, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम धर्म गुरु खलीफा का जो है अपमान किया है। तो सारे भाइयों एक साथ जुट हो जाओ, आज हमें उनके साथ खड़े होने की जरूरत है। तो मित्रों, इसी के साथ गांधी जी ने स्वराज के लिए असहयोग आंदोलन शुरू करने का भी आह्वान कर दिया। वहीं अधिवेशन चल रहा था मित्रों, कलकत्ता अधिवेशन चल रहा था। तो कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने सारे नेताओं को जो है खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के लिए तो कहा जो कहा,
वहीं उन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन का आह्वान भी कर दिया। अब हुआ क्या देखना आप, गांधी जी ने बहुत बढ़िया काम किया। गांधी जी ने पूरे नेताओं को मिला करके, अन्य धर्म के हमारे अन्य नेताओं को मिला करके जो है मुस्लिम धर्म गुरु के पक्ष में सारे लोगों को उतार दिया। तो इसका फायदा क्या हुआ, जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया तो सारे भारत के मुसलमान भाई भी जो है इस असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और इससे जो है पूरे भारत में राष्ट्रवाद की एक नई चिंगारी फैल गई। सारे धर्म एक होकर के अंग्रेजों को भगाने में और अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने में जुट गए। अगर गांधी जी असहयोग आंदोलन में मुस्लिमों का सहयोग नहीं करते तो शायद मुस्लिमों के भी कान का मन में ये आ जाता कि जब इन्होंने खिलाफत आंदोलन में हमारा सहयोग नहीं किया तो हम असहयोग आंदोलन में इनका सहयोग क्यों करें। तो गांधी जी ने यहाँ सांप्रदायिक सद्भाव का एक बहुत अच्छा संदेश भी दिया है, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता भी बढ़ी और सभी ने मिलकर के जो है राष्ट्रवाद के यज्ञ में जो है अपने अपनी क्षमता अनुसार जो है आहुतियाँ दी। ये था मित्रों खिलाफत आंदोलन। इसके बाद हम जो है रोलेक्ट एक्ट की जानकारी लेंगे, उससे पहले आप लोग जो है इस मैटर को उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। मित्रों, इसके बाद में आपको एक एक और जो है बर्बरतापूर्ण कानून जो है पारित किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसको रोलेक्ट एक्ट 1919 के नाम से जाना जाता है। इसकी जानकारी देता हूँ। रोलेक्ट एक्ट कानून जो है ब्रिटिश कमेटी के द्वारा जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन चलाए गए थे उनको दबाने के लिए जो है रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा जितने भी स्वराज की मांग के लिए राष्ट्रीय आंदोलन चलाए गए और वो इतनी तेजी से भारत देश में फैल रहे थे, भारतीयों को जगा रहे थे और यही भारतीयों को महात्मा गांधी के द्वारा जगाना, भारतीयों को स्वराज्य के प्रति जागृत करना अंग्रेज सरकार को नहीं पचा और अंग्रेज सरकार ने महात्मा गांधी जी के इन आंदोलनों को दबाने के लिए ही रोलेक्ट एक्ट पारित किया। महात्मा गांधी जी के आंदोलनों के खिलाफ पारित रोलेक्ट एक्ट, ये महात्मा गांधी जी के आंदोलनों को दबाने के लिए पारित किया गया था। अब इसमें क्या था मित्रों, इसे एक काला कानून भी हम कह सकते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित ऐसा कानून जिसके अंतर्गत किसी भी नेता या क्रांतिकारी या व्यक्ति को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र का ब्रिटिश संदेह होने पर ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बिना मुकदमे तथा सूचना के 2 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया जाता था। कहने का मतलब यह है मित्रों कि ब्रिटिश सरकार को या ब्रिटिश अधिकारियों को जैसे ही इतनी सी भनक लगती थी कि फलाना व्यक्ति हमारे खिलाफ योजना बना रहा है, भारत देश में कोई भी व्यक्ति क्रांतिकारी या संस्था अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ विचार कर रही है, योजना बना रही है, षड्यंत्र रच रही है, केवल संदेह मात्र भी अगर ब्रिटिश अधिकारियों को हो जाता था तो बिना रिपोर्ट, बिना मुकदमा और बिना सूचना दिए उस व्यक्ति, संस्था या क्रांतिकारी को जो है 2 साल के लिए गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है ना। ये अंधा कानून या काला कानून, ये बहुत बेकार कानून था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। मतलब कोई सूचना नहीं, केवल संदेह होने पर जो है भारतीयों को जो है 2 साल के लिए जेल में डाल देना, यही रोलेक्ट एक्ट है। तो ये तो बहुत बेकार कानून हुआ अंग्रेजों का, ये तो बर्बरतापूर्ण नीति हो गई मित्रों। इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ हड़ताल का आह्वान किया। महात्मा गांधी ने कहा कि रोलेक्ट एक्ट को दबाना पड़ेगा और रोलेक्ट एक्ट को दबाना है तो महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ जो है एक और आंदोलन शुरू करने का आह्वान कर दिया। और ये भी अंग्रेजों को नहीं पचा, अंग्रेजों के मन नहीं भाया। और तौर पर 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस का भी आयोजन किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में भी एक शांतिपूर्ण जुलूस का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी जी के द्वारा जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आंदोलन चलाए गए, उन आंदोलन में बर्बरता की बजाय जो है शांतिपूर्ण तरीके अपनाए जाते थे। शांतिपूर्ण तरीकों और अहिंसा के द्वारा जो है अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का उद्देश्य था महात्मा गांधी का।
तो एक शांतिपूर्ण जुलूस का आयोजन भी जो है महात्मा गांधी जी के आदेश पर अमृतसर में आयोजित किया गया। लेकिन उस जुलूस में भी जो है ब्रिटिश सरकार ने गोलियाँ चलवा दी मित्रों। उसमें भी कई क्रांतिकारी, कई बेचारे भारतीय लोग मारे गए और फिर भी अंग्रेज सरकार को जो है शांति नहीं मिली। तो उन्होंने सोचा कि यार अब भारत में तो जो है राष्ट्रवाद की आंधी चल चुकी है और राष्ट्रवाद की आंधी, देशभक्ति की आंधी को कैसे जो है रोका जाए। तो हुआ क्या, एक दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में, जहाँ वैशाखी का वार्षिक मेला लगा हुआ था, वैशाखी पर्व का वार्षिक मेला लगा हुआ था। सभी भारतीय जो है अमृतसर के, पंजाब क्षेत्र के सभी जो है लोग उस वैशाखी मेले में आयोजित हुए थे। तो उसी वैशाखी मेले में जलियांवाला बाग में जो है रोलेट एक्ट के खिलाफ एक सभा का आयोजन भी होना था। तो वो सभा आयोजित हुई। अब वो सभा जैसे आयोजित होती है, जनरल डायर जो था अंग्रेजों का सेनाधिकारी, उसे भनक लगी कि जलियांवाला बाग में जो है सारे भारतीय मिलकर, सारे क्रांतिकारी मिलकर जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जबकि वो एक शांतिपूर्ण बैठक कर रहे थे रोलेट एक्ट को दबाने के लिए। लेकिन डायर तो खराब ही था, राक्षस ही था। उसने मौके का फायदा उठा करके चारों तरफ से जलियांवाला बाग को घेर लिया और बिना सूचना दिए जो है शूट करने का आदेश दे दिया, गोलियाँ चलवा दी उस जलियांवाला बाग में। कई लोग जो है बेचारे एक-दूसरे को कुचलते हुए, कुछ गोलियाँ खाते हुए जो है वहीं के वहीं मृत्यु को प्राप्त हो गए। इतनी बर्बरतापूर्वक मृत्यु जो है डायर के द्वारा जो है हमारे क्रांतिकारियों को, भारतीयों को दी गई। तो इससे भी पूरे भारत देश में जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ रोष व्याप्त हो गया। एक बार इस लिखा हुआ भी समझ लीजिए। सन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में वैशाखी के मेले में रोलेट एक्ट के विरोध में सभा कर रहे भारतीयों पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। जो भारत के लिए बड़ा ही, वो दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन था मित्रों। तो भारत को आज़ादी यूँ ही नहीं मिली, कई माँओं ने अपने बेटे खोए हैं, कई बहनों ने अपने भाई खोए हैं और कई भारत के शेर जो है मृत्यु की गोद में सोए हैं, तब जाकर के भारत आज़ाद हुआ है और तब जाकर के भारत आबाद हुआ है और उस आबाद भारत को, आज़ाद भारत को अब हमें शिक्षा के माध्यम से सँभालना है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, एक पिक अपने दिमाग में भी बना लीजिए और अपनी नोटबुक में भी नोट कर लीजिए। इस क्लास को अब यहीं समाप्त करते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। बने रहिए स्टडी विद कवि बंधु सर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मित्रों।